हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 के विज्ञान में पूरे बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। देखिए, हम बात करने वाले हैं पाठ 6 से पाठ 9 तक के सारे ऐसे प्रश्न बताएंगे जो कि हर साल आते हैं और ये प्रश्न हर हाल में आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, अगर आप इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेंगे तो बायोलॉजी के हो सकते हैं कि सारे प्रश्न आप आसानी से कर पाएँ। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक विज्ञान में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो केमिस्ट्री के हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया है, पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उत्तर के साथ हमने बता दिया। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के देखिए। और बायोलॉजी की इसमें बताने वाले हैं सभी प्रश्न जो हम बता रहे हैं इस समय, उन सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, मनुष्य में पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। मनुष्य में पाचन तंत्र, मनुष्य को जो पाचन तंत्र होता है इसका चित्र बनाने के लिए कह रहा है नाम सहित। इस चित्र को हमने बनवा दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसमें देख लीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद से देखिएगा क्योंकि अभी सारे प्रश्न बाकी हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है, रुधिर और लसिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। रुधिर और लसिका में अंतर स्पष्ट करना है। तो देखिए कैसे इसका उत्तर लिखेंगे। रुधिर और लसिका में अंतर निम्नलिखित है। क्या लिखेंगे, रुधिर और लसिका में अंतर निम्नलिखित है। एक तरफ हम रुधिर डालेंगे और एक तरफ लसिका, इस तरीके से कॉलम बना लेंगे और इसकी कॉलम के इस तरफ रुधिर के बारे में लिखेंगे, इस तरफ लसिका के बारे में, दोनों के बीच अंतर स्पष्ट हो जाएगा। तो देखिए, अगर आप केवल रुधिर के बारे में तैयार कर लेंगे तो लसिका आप आसानी से लिख लेंगे क्योंकि रुधिर के ठीक विपरीत लसिका होता है। तो कभी भी अंतर वाला प्रश्न आए तो एक ट्रिक आप अपना सकते हैं कि इनमें से कोई एक तैयार कीजिए और इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए एक बार। उसके बाद से जब आप इसको लिखेंगे तो इसी का जो अपोजिट होता है यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, जैसे देखिए रुधिर के बारे में बात करें तो यह गहरे लाल रंग का तरल संयोजी ऊतक है और यह क्या है, यह रंगहीन तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत है कि नहीं है। दूसरे डिफरेंस की बात करते हैं तो दूसरा हमारा जो अंतर है क्या है, रुधिर में प्रोटीन्स अधिक मात्रा में पाई जाती है और लसिका में रुधिर की अपेक्षा कम मात्रा में प्रोटीन्स पाई जाती है। सिंपल सी बात है, अगर इसमें ज़्यादा पाई जाती है तो इसमें कम पाई जाती है। तीसरा देखिए, तीसरा इसमें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में पाई जाती है। रुधिर जो होता है इसमें ऑक्सीजन क्या होता है, अधिक मात्रा में पाई जाती है और इसमें लसिका में इसमें ऑक्सीजन कम मात्रा में होती है। ठीक है, इस तरीके से आपको लिख देना है। चौथा देखिए, तो चौथा हमारा अंतर क्या है, यह रुधिर वाहिनियों में परिसंचरित होता है, यह लसिका वाहिनियों में परिसंचरित होता है। यह रुधिर जो होता है रुधिर वाहिनियों में परिसंचरित होता है और लसिका जो होता है लसिका वाहिनियों में परिसंचरित होता है और इसके अतिरिक्त भी ऊतकों में ऊतक द्रव्य की तरह से रहता है। ठीक है, ऊतकों में ऊतक द्रव्य की तरह भी रहता है। कौन, लसिका। ठीक है, तो ये हो गए आपके लसिका और रुधिर में अंतर। ठीक है, तो इस तरीके से आप कभी भी ये प्रश्न आ जाए कि रुधिर और लसिका में अंतर बताइए तो इस तरीके से आप आसानी से लिख पाएंगे। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन का उत्तर समझ में आ गया होगा। ठीक है, बात करते हैं तीसरा प्रश्न हमारा क्या है। तीसरा प्रश्न को तीसरा प्रश्न है हमारा, धमनी और सीरा में 4 मुख्य अंतर स्पष्ट कीजिए। धमनी और सीरा में 4 मुख्य अंतर स्पष्ट कीजिए। तो धमनी और सीरा में कैसे करेंगे, धमनी और सीरा में 4 मुख्य अंतर निम्नलिखित है, ऐसे लिखेंगे और फिर इसमें भी कॉलम बनाएंगे, धमनी और एक तरफ सीरा। ठीक है, जब भी हमें अंतर के बारे में पूछा जाए तो हमने ये ट्रिक बताया कि एक चीज़ को आप याद कीजिए, एक चीज़ के विपरीत उसको लिख दीजिए। ठीक है, दूसरा चीज़, अब इसको कॉलम बना करके लिखेंगे तो बेहतर लगेगा। तो देखिए धमनी के बारे में क्या लिखेंगे, इसमें रुधिर हृदय से अंगों की ओर बहता है। इसमें रुधिर कहाँ से बहता है, हृदय से अंगों की ओर बहता है। लेकिन सीरा में इसमें रुधिर अंगों से हृदय की ओर बहता है। ठीक है, इसमें अंगों से हृदय की ओर और इसमें हृदय से अंगों की ओर बहता है। ठीक, एक दूसरे के विपरीत है, अपोजिट है। दूसरे की बात की जाए, दूसरा अंतर हमारा क्या है, इनकी दीवारें अत्यधिक मोटी तथा लचीली होती हैं। किसकी, धमनी की। धमनी की दीवारें क्या होती है, अत्यधिक मोटी तथा लचीली होती हैं। लेकिन अगर सीरा की बात की जाए तो इनकी दीवारें पतली व कम लचीली होती हैं। ठीक है, अब बात करें तीसरे अंतर के, तो तीसरा अंतर हमारा क्या है, इसमें कपाट नहीं होते हैं और सीरा में कपाट, इसमें स्थान स्थान पर कपाट होते हैं। ठीक है, अब देखिए चौथे अंतर की बात करते हैं, ये प्रायः त्वचा से दूर गहराई में स्थित होती है। कौन, धमनी, और ये प्रायः त्वचा के समीप स्थित होती है, यानी त्वचा के पास में स्थित होती है। कौन, सीरा। ठीक है, तो ये हो गए सीरा और धमनी में 4 मुख्य अंतर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं चौथा प्रश्न हमारा क्या है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, उत्सर्जन से क्या तात्पर्य है, मनुष्य के उत्सर्जी अंगों के नाम लिखिए, मनुष्य के वृक्क की संरचना तथा कार्यविधि को सचित्र समझाइए। देखिए इसी प्रश्न में कितना प्रश्न पूछा गया है। सबसे पहले तो हमें उत्सर्जन की परिभाषा देनी है, उसके बाद से मनुष्य के उत्सर्जी अंगों का नाम यानी कि नामांकित चित्र बनाना है,
उत्सर्जन का। उसके बाद से मनुष्य के वृक्क की भी संरचना करनी है, तो वृक्क का चित्र बना करके उसका नामकरण करना है और उसकी कार्यविधि को समझाना है। तो कैसे आप इस प्रश्न के उत्तर को लिखेंगे, छोटे से भाषा में बताऊंगा और आसान भाषा में आपको समझाऊंगा। देखिए किस तरीके से लिखेंगे इसका उत्तर। सबसे पहले तो उत्सर्जन क्या होता है इसके बारे में आप थोड़ा सा लिख देते हैं। देखिए, शरीर में विभिन्न उपापचयी क्रियाओं से अनेक अपशिष्ट पदार्थ या वर्ज्य पदार्थ बनते हैं। ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ मतलब विषैले पदार्थ बनते हैं। इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जन किसे कहते हैं? अपशिष्ट पदार्थों को अपने शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, बात करते हैं उत्सर्जन के प्रमुख अंगों के बारे में। ठीक है, उत्सर्जन के प्रमुख अंग कौन कौन से होते हैं? मानव शरीर में प्रमुख उत्सर्जी अंग एक जोड़ी वृक्क होते हैं। एक जोड़ी वृक्क यानी कि वृक्क जिसे हम किडनी कहते हैं, उसे हम वृक्क हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, वृक्कों के अतिरिक्त मनुष्य में यकृत, त्वचा, फेफड़े और आंत भी उत्सर्जन में मदद करते हैं। उत्सर्जन में कौन कौन मदद करते हैं? कौन कौन से अंग? यकृत, त्वचा, फेफड़ा और आंत भी उत्सर्जन में मदद करते हैं। अब देखिए, वृक्क की संरचना पढ़ने से पहले आपको क्या करना है, इतना दूर तक लिखने के बाद से आपको मनुष्य के उत्सर्जी अंगों के नाम भी लिखना है। तो इसके लिए आपको एक फिगर बनाना है। रुकिए, हम आपको फिगर भी दिखाते हैं। तो देखिए, इस तरीके का आपको एक फिगर बना लेना है और इस फिगर में हमें लिखना है मानव का उत्सर्जन तंत्र। ये क्या, कौन सा फिगर है? मानव का उत्सर्जन तंत्र हमने बनाया हुआ है। देखिए, इसका भी हमने वीडियो बना दिया है, बाद में इस वीडियो को देख लीजिएगा कैसे आप इसको आसानी तरीके से बना पाएंगे। उस वीडियो में हमने एक एक पॉइंट, एक एक स्टेप को हमने बना करके दिखाया हुआ है। तो उस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो हमको पूरा आसान नहीं बल्कि विश्वास है कि आप उस वीडियो को देख करके आसानी से चित्र बनाना सीख जाएंगे। सारे इंपॉर्टेंट जितने भी फिगर हैं उन सबको मैंने एक प्लेलिस्ट, सबकी एक प्लेलिस्ट बना रखी है। उन प्लेलिस्ट में जा करके आप सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो बाद में देख लीजिएगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि इसका भाग को कैसे हम नामांकित करेंगे, कैसे हम इसको दर्शाएंगे। देखिए, यहाँ पे दो नली की टाइप की दिख रही होंगी। एक नली जो है बाई वृक्क धमनी कहलाती है और एक नली जो होती है बाई वृक्क शिरा कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे दो ऐसे सेम के बीज के जैसे दिख रहे होंगे। सेम के बीज के आकार के दो किडनियाँ होती हैं हमारी। ठीक है, तो एक बायां वृक्क होता है और एक दायां वृक्क होता है, जिसे हम कभी कभी राइट किडनी कहते हैं और किसी को लेफ्ट किडनी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे जो दो नलियाँ निकली हुई हैं, दो नलियाँ, एक इस तरीके का, एक इस तरीके का और एक पीछे से दो नलियाँ आई हुई हैं, तो इसे हम महाधमनी कहते हैं और इसको हम महाशिरा कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे ये जो नली वृक्क से आकर के यहाँ पे जो थैली में जुड़ी हुई है, इस थैली में मूत्राशय में जुड़ी हुई है, इसे हम कहते हैं बाई मूत्रवाहिनी। ठीक है, ये क्या है? मूत्रवाहिनी है। ये दोनों नलियाँ क्या है? मूत्रवाहिनी है। तो ये बाई मूत्रवाहिनी है और ये दाई मूत्रवाहिनी है। ठीक है, इसके बाद से ये थैली जुड़ी हुई है, इस थैली को हम कहते हैं मूत्राशय। ठीक है, और यहाँ पे इस थैली के आगे एक शिश्न होता है और इसे हम मूत्र मार्ग कहते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये फिगर समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं वृक्क की संरचना के बारे में। ठीक है, चलिए, तो उस तरीके से आपको फिगर बना लेना है। उसके बाद से तीसरी आगे हेडिंग देनी है कि क्योंकि इसी में पूछा है कि मनुष्य के वृक्क की संरचना एवं कार्यविधि लिखिए। तो मनुष्य की वृक्क और की संरचना और इसकी कार्यविधि आप इस तरीके से लिखेंगे। देखिए इस तरीके से मनुष्य की वृक्क की संरचना, इसी में कार्यविधि भी हो गई, संरचना भी हो गई। ठीक है, कैसे लिखेंगे? मानव शरीर में वृक्क मुख्य उत्सर्जी अंग है। इनका कार्य रुधिर से यूरिया व यूरिक अम्ल आदि उत्सर्जी पदार्थों को छानकर अलग कर उन्हें मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालना है। वृक्क का काम क्या होता है? वृक्क का काम ये होता है कि मानव शरीर में वृक्क का जो मुख्य उत्सर्जी अंग होता है, इनका कार्य क्या होता है? वृक्क के मुख्य उत्सर्जी अंगों का इनका कार्य होता है कि यूरिया व यूरिक अम्ल आदि उत्सर्जी पदार्थों को छान करके मूत्र के रूप में उन्हें बाहर निकालना। ठीक है, देखिए इनकी संरचना कैसे करेंगे। यह वृक्क हमने बनाया हुआ है इस तरीके का। अब इस वृक्क की संरचना हम कैसे करेंगे? यहाँ पे हमारा जो होता है ये नलियों की टाइप का दी हुई होती है, नलियों की तरह यहाँ पे आकार होता है। इसे हम कहते हैं कार्टिकल रक्त वाहिका। ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके का जो हमारा पुष्प के जैसे दिख रहा होता है, यहाँ पे जो नली होती है इसको हम अंकुरक कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे नली टाइप की जो दिख रही होती है इसे हम अंकुरक कहते हैं। और यहाँ पे जो हमारा इस तरीके का लाइन दिया रहता है इसे हम कार्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, और ये तो हमको पता ही है कि मूत्रवाहिका है, क्योंकि इससे जो मूत्रवाहिनी जुड़ी होती है। और फिर से एक और होता है हमारा इस तरीके का, लेफ्ट की तरफ होता है हमारा जो सेम के बीज के आकार का होता है वृक्क, किडनी जिसे बोलते हैं, यही किडनी है। ठीक है,
तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम बाई मूत्रवाहिनी कहते हैं, इसको हम दाई मूत्रवाहिनी कहते हैं, ठीक है। और इसको हम मज्जा बोलते हैं, इसके बीच में जो फूल के जैसा है इसे हम मज्जा बोलते हैं। यहाँ पे जो यहाँ पे आकार इस आकार की दिखाई दे रही है इसे हम वृक्क की धमनी बोलते हैं, और इसको हम वृक्क का नस बोलते हैं। ये जो हमारा होता है वृक्क का नस होता है मोटा वाला, और ये होता है जो हमारा वृक्क की धमनी होती है, ठीक है। इस तरीके से आप वृक्क की संरचना आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन से आप क्या समझते हैं, इसका क्या महत्व है। वाष्पोत्सर्जन से आप क्या समझते हैं और इसका क्या महत्व है, यह प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, वह क्रिया जिसमें जीवित पौधे अपने वायवीय भागों जैसे पत्तियों, हरे परोह आदि के द्वारा आंतरिक ऊतकों से अतिरिक्त पानी को वाष्प के रूप में बाहर निकालते हैं, यही प्रक्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन क्या होती है, जब पौधे अपने पत्तियों द्वारा या फिर अपने जो भी वायवीय भाग हैं उनके द्वारा जो पानियों को निकालते हैं वाष्प के रूप में, उसे हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन पौधों के सभी वायवीय भागों से होता है, वाष्पोत्सर्जन पौधों के सभी वायवीय भागों से होता है, ठीक है। परंतु पौधे में पत्तियां वाष्पोत्सर्जन करने वाले महत्वपूर्ण अंग है। वायवीय भाग से तो होता है, लेकिन पत्तियां जो होती हैं सबसे महत्वपूर्ण भाग होती है वाष्पोत्सर्जन करने के लिए, ठीक है, पौधों में। अब देखिए वाष्पोत्सर्जन का महत्व क्या है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अतिरिक्त जल का निस्तारण में इसका महत्व होता है। खनिज लवणों की प्राप्ति करने में इस वाष्पोत्सर्जन का महत्व होता है। ताप का नियमन करने में वाष्पोत्सर्जन का महत्व होता है। जल का समान वितरण, फलों में शर्करा की सांद्रता और इत्यादि बहुत सारे महत्व होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। छठे प्रश्न की बात की जाए तो छठा प्रश्न है हमारा, स्वपरागकण व परपरागकण में अंतर बताइए तथा एक एक उदाहरण दीजिए। स्वपरागकण और परपरागकण की हमें अंतर बतानी है इन दोनों के बीच, और एक एक उदाहरण देकर के समझाना है। सबसे पहले हमको एक कॉलम बना लेना है। इस कॉलम में हमको किस तरीके से लिखना है, एक तरफ लिखना है स्वपरागकण और एक तरफ लिखना है परपरागकण। स्वपरागकण में क्या क्या लिखना है, पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक है, और परपरागकण में वहीं पे हम लिखेंगे पुष्प द्विलिंगी अथवा एकलिंगी हो सकते हैं। नर व मादा पुष्प अलग अलग पौधों पर भी हो सकते हैं, ठीक है। इस तरीके का लिख देना है। दूसरा अंतर क्या है हमारा, दूसरा अंतर ये है कि नर व मादा भाग एक साथ परिपक्व होने आवश्यक हैं स्वपरागकण में, ठीक है। लेकिन परपरागकण में क्या होता है, अधिकतर स्थितियों में नर व मादा भाग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं, ठीक है। अब देखिए तीसरा हमारा जो अंतर है, कुछ पौधों में पुष्प बंद ही रहते हैं, कभी खुलते नहीं हैं। कुछ पौधे पर स्वपरागकण में कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके पुष्प बंद रहते हैं, खुलते नहीं हैं। जैसे कि बहुत सारे ऐसे पौधे हैं, जैसे मटर का जो पुष्प होता है कभी भी खुलता नहीं है, बंद ही रहता है, उसी में वो परिपक्व हो जाता है, ठीक है। और लेकिन अब परपरागकण की बात की जाए तो सभी पुष्प खुलते हैं तथा अपने जननांगों को अनावरित होने देते हैं, ठीक है। तो इसमें सारे फूल क्या होते हैं, खुलते हैं। जैसे कि गुड़हल हो गया, गुलाब हो गया, जो भी गेंद का फूल हो गया, तो सभी फूल क्या होते हैं, खुलते हैं और अपने जननांगों को अनावरित होने देते हैं, ठीक है। तो जैसे कि गुलाब हो गया, इसका उदाहरण गुलाब हो गया, इसका उदाहरण मटर हो गया। तो स्वपरागकण में कोई पूछ देगा कि स्वपरागकण का कोई उदाहरण बताओ तो मटर, और परपरागकण का कोई उदाहरण बताओ तो गुलाब, ठीक है। इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर आप आसानी से कर ले जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में, 7 के बारे में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है, जीनोटाइप तथा फिनोटाइप में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। जीनोटाइप तथा फिनोटाइप में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, कैसे लिखेंगे हम इसको, देखिए जीनोटाइप को हेडिंग देंगे। ये क्या होता है, आकारिक लक्षण में जीव चाहे जैसा हो उसमें पाई जाने वाली जीनी संरचना को हम जीनोटाइप कहते हैं, ठीक है। आकारिक लक्षण में जीव चाहे कैसा भी हो, आकार कैसा भी हो जीव का, लेकिन उसमें पाई जाने वाली जो संरचना होती है उसको हम जीनोटाइप कहते हैं। आशा करता हूँ आपको जीनोटाइप समझ में आ गया होगा। फिनोटाइप की बात करते हैं। फिनोटाइप क्या है, जीन किसी भी प्रकार की हो, यदि बाह्य रूप में समान लक्षण या उसका प्रभाव दिखाई दे रहा है तो उसे हम फिनोटाइप कहते हैं, ठीक है। फिनोटाइप और जीनोटाइप आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब हम बात करते, इस तरीके से आप इसकी डिफिनीशन लिखेंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें के बारे में, और ये हमारा अंतिम प्रश्न क्या है। अंतिम प्रश्न है हमारा, मेंडल के वंशागति के नियमों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। मेंडल के वंशागति नियमों के उदाहरण सहित वर्णन करना है। देखिए कैसे करेंगे, क्या है हमारा वंशागति नियम। जैसा कि हम बता दें, मेंडलीफ ने हमें 3 नियम दिए थे जो कि आनुवंशिकता के नियम के नाम से जाना जाता है। तो मेंडलीफ का पहला नियम क्या था, एकक लक्षण तथा प्रभाविता का नियम। इसमें क्या होता है, इस नियम के अनुसार जब विपरीत लक्षणों वाले पौधे के बीच संकरण कराया जाता है तो उनकी संतानों में इन लक्षणों में से एक लक्षण ही परिलक्षित होता है और दूसरा दिखाई नहीं देता है। पहले लक्षण को हम प्रभावी कहते हैं,
जो कि हमें दिखाई देता है, ठीक है, जो हमें परिलक्षित मिलता है, उस पौधे में परिलक्षित होता है, उसके संतान में क्या होता है, परिलक्षित होता है, उसे हम प्रभावी कहते हैं, तथा दूसरे लक्षण को अप्रभावी कहते हैं, जो कि नहीं दिखाई देता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारा मेंडल का प्रथम नियम है वो क्या है। मेंडल का जो प्रथम नियम था ये था। दूसरे नियम की बात करते हैं तो दूसरा नियम इन्होंने प्रतिपादित किया लक्षणों के पृथक्करण का नियम। इसमें क्या होता है, जब F1 पीढ़ी के विषय युग्मज पौधों में स्वपरागकण कराया जाता है तो दूसरी पीढ़ी F2 की संतानों में परस्पर विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है। इसे लक्षणों के पृथक्करण का नियम कहते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा दूसरा नियम मेंडल का। तीसरे नियम की बात करते हैं। तीसरा मेंडल का नियम क्या है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ठीक है। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या होता है, जब दो लक्षणों के लिए दो जोड़ा विपरीत प्रभावों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो इन लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से हो जाता है और इसे हम कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो आशा करता हूँ आपको मेंडल के तीनों नियम दिखाई दे रहे होंगे और आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। तो और आसान भी लग रहे होंगे। तो इस तरीके से अगर आप लिख देंगे तो इस प्रश्न का उत्तर आपका सटीक हो जाएगा और प्रश्न में पूछे गए सारे प्रश्नों को ये संतुष्ट करेगा। और इस तरीके से जब एग्जामिनर आपके इस प्रश्नों का उत्तर देखेगा, इस तरीके के प्रश्नों का उत्तर, तो आपको पूरे नंबर देगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों। तो इस वीडियो में हमने 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को आपने देखा है पूरी तरह से और समझा है और इस सारी चीज़ों को आपने कलेक्ट किया है और ये आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।